अगर लिक्विड फेज में रहेगा तो स्मॉल एल से स्मॉल रिप्रेजेंट एल। करते हैं। हाँ, गैस में रहेगा तो स्मॉल जी। और अगर एक्वस फेज रहता है, एक्वस फेज तुम AQ। लोग, हाँ, AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्वस फेज का मतलब क्या हुआ कि जिसमें वाटर प्रेजेंट। वाटर प्रेजेंट नहीं हो, मतलब उसका सॉल्यूशन जो है हम लोग वाटर के साथ बनाए हैं। जैसे कोई एक सब्सटेंस है ना, उसका वाटर के साथ हम लोग सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, तो वहां पे एक्वस सॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं, जिसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा हो। ठीक है, वाटर जो है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, सॉल्वेंट की तरह, तो उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं हम लोग। प्रेसिपिटेट जहाँ फॉर्मेशन होगा वहाँ पीपीटी फॉर्म हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और बहुत सारा इंडिकेशंस होता है, जैसा तुम लोग को ये बताए भी थे कि अगर केमिकल रिएक्शन में कहीं पे अपवर्ड एरो तुमको दिख रहा है, तो ये अपवर्ड एरो क्या सजेस्ट कर रहा है, गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस। ठीक है, वहां पे वो गैस इवॉल्व हो रहा है। और डाउनवर्ड एरो अगर रहेगा तो फिर वो क्या सजेस्ट फॉर्मेशन ऑफ करेगा, प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, पीपीटी से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे मान लो एक रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं, इसमें बताना ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है या नहीं। ठीक है, प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं, BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, ये एक्वस है। इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं H2SO4 के साथ। H2SO4 कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे बताओ तो तुम लोग प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस HCl2। BaSO4। ठीक है, बेरियम सल्फेट। अब ये बेरियम सल्फेट हो जो होता है ना, ये सॉलिड फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है, और यहाँ पे बगल में दिखेगा तुमको पीपीटी लिखा हुआ रहता है, या फिर देखोगे रिएक्शंस में ये डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंटेड होता है। तो ये बेरियम सल्फेट यहाँ पे एक्चुअली अगर डाउनवर्ड एरो या सॉलिड या पीपीटी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या हुआ कि वो इनसॉल्युबल फॉर्म है, पानी में वो सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, HCl, एक्वस। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है यहाँ पे। तो इसको बैलेंस करोगे, तो बैलेंस करने के लिए बताओ तो बैलेंस्ड है या कुछ कोफिशिएंट्स पुट करना होगा हमको। सर HCl पे 2 होगा। HCl पे 2 होगा। HCl के आगे 2 लगा दिया, ठीक है, हो गया बैलेंस अब। यस सर। तो ये बेरियम सल्फेट अगर तुमसे यहाँ पूछा जाए, तो ये बेरियम सल्फेट जो है ना, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, ये वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, वाइट पीपीटी है ये। तो ये एक एग्जांपल हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमको, ये मतलब ये एक्वस एक्वस ये सारा जो स्टेट है ना, ये हमको उस केमिकल रिएक्शन क्या, केमिकल रिएक्शन जो हम लोग रिप्रेजेंट किए उसको इंफॉर्मेटिव बना देता है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग वहां से अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में गैदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ कुछ हम लोग तरीका अपनाते हैं केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करें, बैलेंसिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस हम लोग देख चुके हैं कैसा रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, या कितने टाइप्स के रिएक्शंस हो सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये ऑलरेडी तुम लोग पढ़ रखे होगे पहले से। सबसे पहला टाइप जो हम लोग पढ़ते हैं कौन सा होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पढ़े हो, यस यस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये नाम से ही तुम लोग को पता चल रहा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन, कि जहां पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जब दो या दो से ज्यादा छोटे मॉलिक्यूल्स जो है कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पे टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स कंबाइन या फिर रिएक्ट टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, लिख लेना डेफिनेशंस, रिएक्शंस इन विच, साथ साथ ही लिखते जाना तुम लोग, टू और मोर reactants
कंबाइन टू फॉर्म, दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म है सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड या आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब जैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें, एक जनरली अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, जैसे मान लो दो रिएक्टेंट है ए प्लस बी, ये दोनों मिलके जो है एक प्रोडक्ट बना रहा है हमारा ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी जो है ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स हो गए, और जो ए बी बना है ये हमारा सिंगल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का जब हम लोग बर्न करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को देखोगे हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे तुमसे ऑब्जर्वेशन भी पूछा जाता है। जैसे मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन आएगा, बता सकते हो कोई? मैग्नीशियम रिबन, हाँ मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न करेंगे O2 के प्रेजेंस में, ठीक है, बर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? MgO. Magnesium MgO। तो इसको जब हम लोग बैलेंस इक्वेशन इसका रिप्रेजेंट करेंगे तो Mg जो है मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, सॉलिड में रहता है, इसको हम लोग बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में, O2 गैस में है, और ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा हमारा? Solid. MgO। तो ट्वाइस MgO, बैलेंस फॉर्म में लिख रहे हैं तो ट्वाइस MgO ये सॉलिड फॉर्म में हमको मिला। ठीक है, तो ये इसका बैलेंस इक्वेशन। अब इसमें पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन क्या क्या आता है। तब बैलेंस होगा। हाँ 2 mg यहाँ पे दे दो, हो गया। यस। हाँ, अब इस रिएक्शन के बारे में तुमसे ऑब्जर्वेशन पूछा जाएगा, इस रिएक्शन में क्या क्या ऑब्जर्वेशन आता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना डार्जलिंग लाइट के साथ बर्न करता है, मतलब बहुत ज्यादा ब्राइटनेस लाइट, जैसे क्रैकर्स बर्न करते हो ना तो उसमें देखते हो ना बहुत सारा लाइट निकलता है, तो उसी तरह मैग्नीशियम रिबन, प्योर अगर मैग्नीशियम रिबन होगा तो वो डार्जलिंग लाइट के साथ बर्न करेगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हीट का भी इवोल्यूशन हो रहा है प्लस लाइट एनर्जी का भी इवोल्यूशन हो रहा है। तो एनर्जी जो है दो फॉर्म में यहाँ पे रिलीज होता है, एक हीट के फॉर्म में और दूसरा लाइट के फॉर्म में। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैग्नीशियम रिबन हम लोग लेते हैं तो उसको डायरेक्टली बर्न नहीं करते हैं, उसको पहले हम लोग क्या करते हैं सैंड पेपर से क्लीन करते हैं, क्योंकि ताकि हम प्योर मैग्नीशियम ऑब्टेन कर सकें। तो ऐसा सैंड पेपर से क्लीन करने की जरूरत क्यों होता है, बताओ? ऑक्सीजन का कोटिंग में क्या ऑक्सीजन? हेलो, आवाज आ रहा है? आवाज, हाँ। तो हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब जैसे तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट करना है, मैग्नीशियम रिबन को तुमको बर्न करना है, तो लैब में जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ना तो उससे पहले हम लोग एक प्रोसेस करते हैं कि रिबन, मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना उसको पहले हम लोग सैंड पेपर से क्लीन करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले। तो ऐसा इसका रीजन पूछ रहे हैं क्यों क्लीन करने की जरूरत पड़ता है, बताओ सर कोई। उसको बर्न करवाने के लिए ऊपर का जो कोटिंग है वो हटाने के लिए। अच्छा, तो वो कोटिंग किस चीज का होता है ये बता सकते हो? सर ऑक्सीजन। जिंक। जिंक का कोटिंग? क्या बोल रहे हो तुम लोग? देखो मैग्नीशियम अगर लैब में रखा हुआ रहेगा तो वो तो ऐसे ही ओपन ही रखा हुआ रहेगा ना, तो ओपन रहेगा तो वो एयर के कांटेक्ट में तो है ही हमेशा, ऐसा थोड़ी है कि उसको एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है, रखा जाता है क्या? कहीं भी रखोगे तो एयर के कांटेक्ट में तो वो है ही। अब एयर के कांटेक्ट में जब मैग्नीशियम रहेगा ना तो मैग्नीशियम क्या करता है एयर से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने पे क्या होता है ना उसके ऊपर ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बनने की वजह से वो पैसिव हो जाता है, समझ रहे हो?
जैसे यहाँ पे ये एक्चुअली MgO का ही लेयर होता है मैग्नीशियम के। जैसे ये रिबन लिए हम लोग, तो इसके ऊपर एक देखोगे लेयर डेवलप हो जाता है। वो लेयर किस चीज का होता है? मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर डेवलप होने की वजह से वो क्या करेगा ना, उस मैग्नीशियम के रिबन को पैसिव बना देगा। पैसिव मतलब वो तुरंत आसानी से फिर वो रिएक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। पैसिव बनने का मतलब क्या हुआ कि उसका रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब उसको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने वाला एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम लोग पहले क्लीन करते हैं सैंड पेपर से, ताकि उसके ऊपर जो ऑक्साइड का लेयर डेवलप हो, उस ऑक्साइड लेयर को हम लोग रिमूव कर सकें, ठीक है। तभी तो वो इफेक्टिवली बर्न करेगा मैग्नीशियम रिबन। और उसके बाद जैसे ही क्लीन करने के बाद अब उसको बर्न करोगे, तो वो देखोगे जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे तो वो डेजलिंग लाइट के साथ बर्न करता है। लेकिन अगर डायरेक्टली पैसिव लेयर के साथ बर्न करोगे तो वो उतना ज्यादा लाइट और हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा उस केस में, क्योंकि उसका रिएक्टिविटी क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए हम लोग सैंड पेपर से रब करके उसको पहले ऑक्साइड लेयर को रिमूव करते हैं, ताकि उसका रिएक्टिविटी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। बात समझ आ रहा है? रीजन समझ आ गया ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे एक्सपेरिमेंट दे देगा, उससे 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसमें से ये भी क्वेश्चन हो सकता है, या पूछा भी गया होगा। तुम लोग प्रीवियस ईयर में देखना, तो ये सारे क्वेश्चंस तुमको मिल जाएंगे वहां पे, इसलिए ये सब चीज ध्यान रखने का जरूरत है। अब जनरली देखो, जनरली बोला जाता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं ना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं जनरली। जनरली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक नहीं होते हैं। जनरली देखा गया, जैसे ये वाला रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं, बताओ। मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, बताओ। इसमें हीट रिलीज कर। हाँ, वैसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे कि हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। हीट रिलीज होता है, तो उसमें हम लोग उसको, उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो लिख लो इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी डेफिनेशन लिख लो, एक्सोथर्मिक reactions. The reactions which proceed with the evolution of heat are exothermic reactions. इवोल्यूशन ऑफ हीट मतलब क्या हुआ कि हीट जो है उससे बाहर निकल रहा है, हीट एनर्जी बाहर निकल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का अगर तुमसे एग्जांपल पूछा जाए तो क्या क्या बोलोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल? बोलो। सबसे अच्छा एग्जांपल तो ऊपर दिया ही है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, और हीट और लाइट एनर्जी दोनों वहां रिलीज होता है, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और भी दे सकते हो, जैसे हम लोग कार्बन को बर्न करते हैं, कार्बन इज बर्नड इन ऑक्सीजन। कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो ये क्या होगा, CO2। और यहाँ पे देखोगे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होता है ना। हीट एनर्जी रिलीज होगा यहाँ से, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक। जैसे पेपर को बर्न करते हैं, पेपर एक्चुअली क्या है, वो कार्बन का ही, कार्बन ही तो रहेगा ना पेपर में। बोलो। हेलो, हेलो। Yes. Yes, sir. तो पेपर को, जब पेपर को हम लोग बर्न करते हैं तो वहां पे देखे हो हीट एनर्जी रिलीज होता है या नहीं? Yes, sir. Yes, तो sir. तो वो क्या हुआ एक्चुअली, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। या फिर किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग बर्न करते हैं, हाइड्रोकार्बन का जब कंबशन करते हैं, कंबशन रिएक्शन ऑलरेडी पढ़े हो तुम लोग पहले। तो कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो इसमें प्रोडक्ट क्या आता है बताओ। हाइड्रोकार्बन समझते हो, हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं हम लोग?
सुने हो ये टर्म हाइड्रोकार्बन्स? No, No, sir. sir. हाइड्रोकार्बन्स हम लोग वैसे कंपाउंड को बोलते हैं ना जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या हुआ? कंपाउंड्स ऑफ या कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन लिख लो, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो जब भी हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन, कंबशन तो पढ़े होंगे, कंबशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? ये तो क्लास 8-9 में पढ़ते हो ना, कंबशन वाले चैप्टर में। Yes, sir. तो कंबशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? किसी भी सब्सटेंस को हम लोग बर्न कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन का जब भी हम लोग कंबशन करेंगे ना, मतलब कोई भी कार्बन हाइड्रोजन वाला कंपाउंड का अगर कंबशन करोगे तो हमेशा प्रोडक्ट जो मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिलता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। और बहुत ज्यादा हीट एनर्जी भी रिलीज होगा। कंबशन रिएक्शंस जनरली जो होते हैं ये एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होगा। जैसे मिथेन सुने हो तुम लोग, मिथेन गैस? Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला क्या होगा मिथेन गैस का? CH. CH4। तो मिथेन गैस ये एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, CH4 है, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो CH4 ये हाइड्रोकार्बन है। इसका जब हम लोग कंबशन करेंगे O2 के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिलता है वो हमारा CO2 गैस प्लस H2O यहाँ पे वेपर के फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है, H2O वेपर, और प्लस बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है। ये एक्चुअली एक कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। बैलेंस करो इसको। और इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो कंबशन रिएक्शंस जनरली जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, हमेशा इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी। बैलेंस कर लिए? हेलो, Yes, sir. क्या आया बैलेंस करने पे? Sir, CH4 to O2 gives CO2 to H2O. 2O2 और उसके बाद 2H2O. CO2 प्लस 2H2, यही आ रहा है सबका? Yes, sir. चलो, तो ये हो गया हम लोग पहला टाइप ऑफ रिएक्शन देख लिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही हम लोग एक टाइप पढ़े एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो कंबशन रिएक्शंस जितने देखो, कॉम्बिनेशन और कंबशन में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीज है, समझ रहे हो ना? कंबशन और कॉम्बिनेशन कंफ्यूज मत कर जाना, इसमें दोनों अलग अलग चीज है। कंबशन का मतलब क्या हुआ? किसी भी सब्सटेंस को हम लोग बर्न कर रहे हैं एयर के प्रेजेंस में, ठीक है, तो वो कंबशन रिएक्शंस कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन का कंबशन अगर करोगे तो प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा हमको? CO2 और H2O, ठीक है, और एनर्जी रिलीज होगा। इसलिए कंबशन रिएक्शंस जो होते हैं वो जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि वहां पे हीट एनर्जी का इवोल्यूशन होता है, ठीक है। बात समझ आ गया इतना? Yes, sir. चलो, तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग देख लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सुने हो डिकम्पोजिशन? Yes, sir. Sir. तो ये जस्ट कॉम्बिनेशन का उल्टा होगा। कॉम्बिनेशन में क्या बताए थे तुम लोगों को कि दो या दो से ज्यादा छोटा मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। और डिकम्पोजिशन में क्या होता है? एक एक सिंगल रिएक्टेंट वो डिकम्पोज करेगा या ब्रेक डाउन करेगा और सिंपलर प्रोडक्ट्स बनाएंगे, दो या दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो इस केस में हमारा ये कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा हो गया। कॉम्बिनेशन में बताए थे तुम लोगों को कि हमारा प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा? हमारा रिएक्टेंट सिंगल होगा और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। बात समझ आ गया? yes.
Yes, sir. चलो, बात समझ आ गया तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन इसका लिख लो। रिएक्शंस इन विच one compound decomposes into two or more simpler compounds or elements, हो सकता है वो एलिमेंट में भी डिकम्पोज कर जाए, ठीक है, are known as decomposition reaction। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट है, अपोजिट ऑफ लिख सकते हैं इसमें, अपोजिट ऑफ कंबशन रिएक्शंस। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है ये कंबशन रिएक्शन का अपोजिट है। जैसे कंबशन में एक और एग्जांपल तुम लोग का छोड़ दिए, जैसे ये एग्जांपल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्विक क्लाइम तुम लोग सुने हो? Yes, क्विक sir. क्लाइम, Yes, sir. sir. क्विक क्लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaO. CaO। ठीक है, तो ये कंबशन वाले में ही, कॉम्बिनेशन वाले में ही लिख रहा है, और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। जैसे क्विक लाइम होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको जब पानी में मिलाओगे, वाटर H2O लिक्विड में जैसे ही मिक्स करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक होता है, और रिएक्शन होने के बाद ये प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? Calcium hydroxide. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस, और प्लस बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है। ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी ये एग्जांपल है। ये ध्यान रखना, ये CaO जो है ना, क्विक लाइम है, इसका फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड है, और इसको बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम। और जैसे इसको पानी में मिक्स करोगे, एक कंपाउंड बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोला जाता है? स्लेक्ड लाइम। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्विक लाइम एंड स्लेक्ड लाइम। ये किसका एग्जांपल हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, साथ साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है ना, क्योंकि इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. चलो वापस हम लोग डिकम्पोजिशन पे आ जाते हैं। तो डिकम्पोजिशन जो है ये ऑपोजिट ऑफ कंबशन रिएक्शन है। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जनरली अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें, तो ये क्या आएगा? जैसे मान लो AB एक लार्ज कंपाउंड है, तो इसको जैसे ही हम लोग हीट किए, या फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो ये सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक कर जाएगा। जैसे A+B में ये ब्रेक कर गया, ये कॉम्बिनेशन का जस्ट क्या हो गया? उल्टा हो गया, तो इसको हम लोग डिकम्पोजिशन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, हम लोग 3 टाइप का पढ़ेंगे। सबसे पहला जो डिकम्पोजिशन होगा, ये थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ? Evolve. हाँ, कि वैसा कंपाउंड जिसको हीट करने पे वो डिकम्पोज कर जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस ऑन हीटिंग। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस ऑन हीटिंग, इसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो जैसे तुमको बोर्ड्स में देखोगे क्वेश्चन आता है कि what are the types of decomposition reaction, give an example of each। ठीक है, तो तुमको हर एक टाइप का पहले तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तुमको डेफिनेशन लिखना होगा, उसके बाद टाइप्स 3 टाइप को एक्सप्लेन करना होगा। पहला टाइप अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, और हर एक का तुमको एक एक एग्जांपल भी देना है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन
जिसमें कि डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, हीट करने पे हो रहा है, हीट एनर्जी के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो हम लोग उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताओ, थर्मल डिकम्पोजिशन का कोई एक एग्जाम्पल दो। बोलो कोई एक रिएक्शन जो कि थर्मल डिकम्पोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पता है तुम लोगों को? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो, आ रहा है सर। तो बोलो, ये पता है एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन का? यस और नो? नो सर। चलो, तो सबसे पहला जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, ये है CaCO3। ये कंपाउंड तो तुम लोग पढ़े होगे पहले, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, लाइमस्टोन भी कॉमनली बोला जाता है। इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, और हीट कर रहे हैं तो क्या बनेगा? हीट करने पे क्या क्या प्रोडक्ट हमको मिलेगा, बताओ? कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ, CaO मिलता है, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, और प्लस कार्बन CO2 गैस, डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, तो ये है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। तो हम लोग जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, हीट करने पे ये डिकम्पोज कर जाएगा, और डिकम्पोज करने पे बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इससे देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं ना, जो कि मार्बल में मिलता है। मार्बल का मेन कंस्टिट्यूएंट है लाइमस्टोन, है या नहीं? यस और कैल्शियम कार्बोनेट और कहाँ पे पाया जाता है? एग के शेल में। एग का जो शेल होता है ना, व्हाइट वाला, यस एग एग का शेल का भी मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आ रहा है? फाउंड इन शेल्स ऑफ एग, ये ध्यान रखना। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, देखो इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा पूछेगा वर्ड में। ये बोर्ड्स में एक्चुअली इनफैक्ट आ चुका है, तुम लोग बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना कि एक ऐसा कंपाउंड है, एक कंपाउंड विच इज कॉमनली फाउंड इन द शेल्स ऑफ एग इज हीटेड। ठीक है, और उसको हीट कर रहे हैं हम लोग, और हीट करने पे इट प्रोड्यूसेस ए गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, अब लाइम वाटर मिल्की कर रहा है, उससे तुमको हिंट मिल गया कौन सा गैस है। कौन सा गैस है जो कि लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है, बताओ? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। अब यही तुमको नहीं पता होगा कि कौन सा कंपाउंड अगर एग के शेल में पाया जाता है, तो लिख सकते हो क्या? उस क्वेश्चन को बना पाओगे? बना पाओगे या नहीं? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में। तो तुमको वर्ड में ऐसा पूछा जाएगा कि एक ऐसा कंपाउंड है, कंपाउंड विच इज फाउंड इन द शेल्स ऑफ एग is heated and it produces a gas which turns lime water milky। ठीक है, तुमको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड रिप्रेजेंट द above equations in the form of chemical reaction। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में वो स्टेटमेंट को हमको रिप्रेजेंट करना है। तब तुमको इसके लिए तुमको पता होना चाहिए कि एग के शेल में कौन सा कंपाउंड पाया जाता है, और उसको हीट करने पे प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा। तो एक गैस तो तुमको दे दिया, CO2 गैस, जो कि लाइम वाटर को क्या करता है? मिल्की कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट करता है, तो ये भी तुमको पता होना चाहिए कि वो गैस कौन सा है? CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्यों लाइम वाटर मिल्की होता है, रीजन बता सकते हो कोई? इसका एक केमिकल इक्वेशन भी होता है जिसके थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करते हैं।
तो लाइम वाटर का फॉर्मूला पहले क्या होगा ये बताओ, हम यहाँ पहले लिख रहे हैं। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। लाइम वाटर किसको बोलते हैं हम लोग? ये जो स्लेक्ड लाइम आया ना हमारा, ठीक है, ऊपर देखे थे ना यस सर। सीए, तो यही हमारा क्या है, लाइम वाटर है। तो जैसे ही CO2 गैस को, या फिर बहुत जगह देखोगे सीओ क्विक लाइम को भी लाइम वाटर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी वजह से वो जो मिल्की आता है कलर, वो किसकी वजह से आता है? कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है जिसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की होता है, बता सकते हो कोई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता कैल्शियम है। कार्बोनेट। कैल्शियम, कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक प्रेसिपिटेट है। क्या है? हेलो, Yes. आवाज नहीं Yes. आ रहा है? R. आ रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग CO2 गैस को पास करते हैं क्विक लाइम से या लाइम वाटर से, तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट क्या देगा हमको? CaCO3। और जैसे ही CaCO3 फॉर्म करेगा, तो CaCO3 जो है ये मिल्की प्रेसिपिटेट होता है, मिल्की कलर का ये प्रेसिपिटेट होता है, PPT है। और इसी की वजह से जो है लाइम वाटर जो है वो मिल्की टर्न करता है, मिल्की प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो तुमसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा कंपाउंड है जिसकी वजह से लाइम वाटर जो है वो मिल्की कलर का दिखता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा जो कि मिल्की, मिल्कीनेस किसकी वजह से आता है, कौन से कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से वो मिल्की कलर आता है? कार्बन क्या डाइऑक्साइड। लिखो, तो आंसर क्या लिखोगे? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि अगर हम लोग उस लाइम वाटर में बहुत देर तक अगर CO2 गैस पास करते रह गए, तो वो मिल्की कलर जो होता है ना डिसअपियर हो जाता है। पढ़े हो ये टेम्पोररी मिल्कीनेस होता है, ये परमानेंट मिल्कीनेस नहीं होता है, टेम्पोररी मिल्कीनेस है। अगर हम लोग बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ टाइम तक या बहुत ज्यादा टाइम तक अगर हम लोग क्या कर दें, CO2 गैस पास करते रह जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वो मिल्कीनेस जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। उसको कौन एक्सप्लेन करेगा बताओ, क्यों डिसअपियर करता है मिल्कीनेस? कोई नहीं जानता है? हेलो, नो सर। ठीक है, तो इसका देखो, ये लाइम वाटर को यहाँ पे जैसे स्लेट लाइम ही लिख लो, CaOH होल ट्वाइस लिख लो, ठीक है। इसको आप बैलेंस कर लो तुम लोग। तो इसको हम ऑलरेडी पूरा बैलेंस फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन जो है पूरा बैलेंस फॉर्म में लिख रहे हैं हम यहाँ पे। तो बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा CaOH होल ट्वाइस है, ये हमारा लाइम वाटर है, या फिर स्लेट लाइम भी बोलते हैं। ये एक्वस फेज में रहता है, और इससे हम लोग क्या पास कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर रहे हैं, CO2 गैस। तो ये रिएक्शन होगा, यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, या व्हाइट नहीं बोलेंगे हम लोग, मिल्की कलर का ये प्रेसिपिटेट है, जिसकी वजह से वो मिल्की कलर आता है, ठीक है, मिल्की प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब इसको बैलेंस करो, तो बैलेंस करने पे क्या आएगा, बैलेंस है या नहीं है? बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक और चीज फॉर्म करता है, यहाँ पे वाटर भी फॉर्म करता है, ठीक है।
तो इसलिए पूरा रिएक्शन जब लिखेंगे तो यहाँ पे वाटर भी आएगा, ठीक है, तो वाटर भी साथ में लिख लो तब बैलेंस होगा। तो यहाँ पे देखो CaCO3 तो फॉर्म किया ही, ये पीपीटी है, और प्लस एट द सेम टाइम H2O भी फॉर्म कर रहा है, H2O लिक्विड। चलो अब बैलेंस करो इसको जल्दी से। दिख रहा है ना सबको रिएक्शन? हेलो, Yes, sir. बैलेंस करो फटाफट, क्या आ रहा है बैलेंस करने पे? बैलेंस्ड है या नहीं है, या कुछ कोफिशिएंट? बैलेंस है सर। चलो ठीक है, तो बैलेंस्ड है। चलो तो ये तो पहला पहला रिएक्शन तुम लोग पढ़ लिए कि मिल्की, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग लाइम वाटर से पास करेंगे तो लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाता है, और ये मिल्कीनेस जो होता है वो टेम्पररी मिल्कीनेस है, मतलब कुछ देर तक ही वो मिल्की प्रेसिपिटेट रहेगा। अगर एक्सेस CO2 हम लोग पास कर दें, बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर CO2 गैस पास करते रह जाओगे तो वो मिल्कीनेस जो होता है डिसअपियर हो जाता है। तो वो डिसअपियर होने का अभी हम लोग कारण पढ़ेंगे। सबसे पहला ये वाला रीजन क्लियर हो गया तुम लोगों को, मिल्की जो प्रेसिपिटेट आता है वो किसकी वजह से आता है, कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? Calcium कैल्शियम carbonate. कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड केस देख रहे हैं, व्हेन एक्सेस या व्हेन CO2 गैस इज पास्ड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। अगर बहुत ज्यादा टाइम तक CO2 गैस हम लोग पास कर दें तो ये क्या हो जाता है ना, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है, द मिल्कीनेस डिसअपियर्स। उसका रीजन क्या होता है? मिल्कीनेस, सॉरी, या मिल्की प्रेसिपिटेट जो होता है ना वो डिसअपियर कर जाता है, मिल्कीनेस डिसअपियर्स। तो डिसअपियर होने का रीजन ये है, देखो CaCO3 जो है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है हमारा, इससे हम लोग CO2 गैस एक्सेस में पास कर रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा टाइम तक CO2 गैस पास कर रहे हैं, और H2O तो साथ में है ही रिएक्शन कंटेनर में। ये इनके साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है ना, अगर एक्सेस CO2 पास कर दोगे तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट बना लेता है, CaHCO होल, HCO3 होल ट्वाइस। ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट है, और ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट अब पानी में क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर। बात समझ में आ रहा है? जैसे ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, अब वो प्रेसिपिटेट नहीं होता है, अब वो पानी में सॉल्युबल हो जाता है। तो पानी में अगर वो घुल गया, पानी में अगर सॉल्युबल हो गया, तब वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा क्या? No, sir. प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नहीं रहेगा, तो वो मिल्की वाला जो प्रेसिपिटेट इनिशियली हमको दिख रहा था वो अब दिखेगा हमको या नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो इसलिए जब एक्सेस अमाउंट में CO2 गैस पास किया जाता है ना लाइम वाटर से, जब एक्सेस में CO2 गैस हम लोग पास कर दें तो देखोगे एक्सेस में पास करने से इसका मिल्की प्रेसिपिटेट जो था वो धीरे धीरे डिसअपियर होता हुआ दिखेगा। और वो डिसअपियरेंस का रीजन क्या है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे केमिकल इक्वेशन के थ्रू? तो डिसअपियरेंस जो होता है वो कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है, मिल्की प्रेसिपिटेट जो डिसअपियर हो रहा है? Calcium bicarbonate. कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिस्पॉन्सिबल है, CaHCO3 होल ट्वाइस। इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं या कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसका कॉमन नेम क्या है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो अब ये पानी में जो होता है ना, वाटर में ये सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है तब वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में तुमको नहीं दिखेगा। लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा था ये पानी में इनसॉल्युबल था, पानी में सॉल्युबल नहीं था, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इसीलिए इसका प्रेसिपिटेट हमको दिख रहा था, मिल्की कलर का प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो यही रीजन होता है। तो जब एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 गैस पास कर दोगे ना लाइम वाटर से, तो वो मिल्की कलर जो होता है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर। एक्सप्लेन करके लिख लोगे अब ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो एग्जाम में। Yes, sir. और ये दोनों इक्वेशंस तुमको शो भी करना होगा, इनफैक्ट ये दोनों केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में तुमको रिप्रेजेंट भी करना होगा। तो ये दोनों इक्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं, ये देखोगे प्रीवियस ईयर बोर्ड्स
का पेपर, तो उसमें देखोगे बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस तुमको याद होने चाहिए कि कौन सा कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल है मिल्की प्रेसिपिटेट के लिए, फिर मिल्कीनेस डिसअपियर होता है तो वो कौन से कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से होता है, तो ये सब पता होना चाहिए और रिएक्शन भी पता होना चाहिए तुमको। इसको बैलेंस कर लो, ऑलरेडी बैलेंस है क्या ये सेकंड वाला इक्वेशन? चेक करो तो सेकंड इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। सर बैलेंस्ड है। चलो ठीक है, सबको समझ आ गया ये बात? नोट डाउन कर लिए तुम लोग? रिएक्शंस याद हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। तो सबसे पहला जो हम लोग डिकम्पोजिशन देख रहे थे, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट था एक्चुअली। जैसे हाइड्रोजन गैस का टेस्ट बताए थे ना तुम लोग को लास्ट क्लास में, कि हाइड्रोजन गैस को अगर टेस्ट करना है तो क्या करना होगा हमको, क्या करते हैं हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए? Burning matchstick in front of it to produce a pop. बर्निंग मैच स्टिक हम लोग ले जाएंगे जहां पे गैस इवॉल्व हो रहा होगा। अगर वो हाइड्रोजन गैस होगा तो वो बर्निंग मैच स्टिक जो है वो कौन से साउंड के साथ बर्न करेगा? Pop sound. पॉप साउंड के साथ बर्न। तो पॉप साउंड के साथ जैसे ही वो बर्न किया पॉप साउंड के साथ, तो हम लोग कंफर्म हो गए कि वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस इवॉल्व हो रहा है तो उसको टेस्ट करना है हमको। तो कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट के लिए क्या है कि जैसे उसको लाइम वाटर से पास करोगे तो वो टेम्पोररी मिल्कीनेस प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही पास करेंगे हम लोग बहुत ज्यादा टाइम तक, तो वो मिल्की प्रेसिपिटेट जो है धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। तो ये एक्चुअली जो हम यहाँ पे दोनों रिएक्शंस लिखे हैं ना, ये टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ये टेस्ट है। ठीक है, नोट डाउन कर लिए दोनों रिएक्शंस तुम लोग? Yes, sir. सब लोग लिख लिया और रिप्लाई करो। Yes, sir. Yes. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, बस। sir. तो सबसे पहला जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन था हमारा ये थर्मल डिकम्पोजिशन था। थर्मल डिकम्पोजिशन का एक दो और एग्जांपल, जैसे तुमसे ये भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है। दूसरा एग्जांपल हम देख रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का। एक रिएक्शन होता है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ तुम लोग, PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, ये कौन सा कंपाउंड है? क्या बोलेंगे इस? लेड नाइट्रेट। Nitrate. तो लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं ना, तो लेड नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में रहता है, इसको हीट करेंगे हम लोग। थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एग्जांपल है। तो ये प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट, देखो क्या क्या बनेगा। लेड ऑक्साइड PbO सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, ये है लेड ऑक्साइड, और PbNO3 होल ट्वाइस है, ये लेड नाइट्रेट है। और दो गैसेस यहाँ पे इवॉल्व होते हैं, एक होता है NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं, और दूसरा O2 गैस, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। पहले चलो इसको बैलेंस करो तुम लोग तो पहले फटाफट। हो गया बैलेंस? Yes, sir. क्या आया? 2 PbNO3 whole twice, 2 PbO, 2 PbO, 4 NO2. 4 NO2, बस। Yes, sir. सबका आ गया बैलेंस्ड फॉर्म?
Yes, sir. दूसरे का देख के मत बताना, खुद हुआ बैलेंस या नहीं हुआ। Yes, sir. चलो, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लेड नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो हीट करने पे दो गैसेस इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। ये लेड ऑक्साइड जो फॉर्म करता है ना, ये लेड ऑक्साइड येलो कलर का सब्सटेंस है, ठीक है। ये जो सब्सटेंस हमको मिलेगा, ये सब्सटेंस लेड ऑक्साइड का कलर जो होता है येलो कलर का होता है, और हीट करने पे दो गैसेस इवॉल्व करते हैं। एक गैस जो होता है, एक बोला जाएगा कि एक ब्राउन गैस इवॉल्व हो रहा है और दूसरा कलरलेस गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। और तुमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्सटेंस है, ए बी और सी ऐसे देगा तुमको, ठीक है। तो जैसे NO2 गैस है, ये NO2 गैस कौन सा गैस है, क्या नेम बोलते हैं इसको, बताओ। NO2 कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो होता है ना, ये ब्राउन कलर का गैस होता है। तो तुम्हारा जो फ्यूम्स निकल रहा होगा ना वहां से, गैस जो बाहर निकलेगा, तो उसमें देखोगे ये ब्राउनिश या रेडिश ब्राउन कलर का ये गैस होता है। तो जो फ्यूम्स तुम्हारा निकल रहा होगा ना, वो ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकलेगा, या फिर रेडिश ब्राउन, उसको मोर अप्रोप्रिएट है, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। तो वहां पे ये ध्यान रखना। तो ये ब्राउन कलर का जो फ्यूम्स निकल रहा होगा, वो किसकी वजह से होगा, वो कौन सा गैस निकल रहा होगा वहां से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीजन गैस जो होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है, ऑक्सीजन गैस कलरलेस है। तो बोला जाएगा इसमें, ऐसे बोला जाता है कि ए सब्सटेंस ए इज हीटेड, ठीक है, और हीट करने के बाद इट प्रोड्यूसेस ए रेसिड्यू ऑफ येलो कलर, ठीक है, एंड two gases are evolved, out of which one gas is reddish brown in color, ठीक है। और ये तुमको इतना चीज दिया हुआ है, तुमसे पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द हीटेड सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस को हम लोग हीट किए हैं, और उस पूरे प्रोसेस को तुमको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए तुमको ये पूरा इंफॉर्मेशन अगर पता रहेगा तभी तो कर पाओगे। तुमको यही नहीं पता रहेगा कि कौन सा रेडिश ब्राउन कलर का गैस होता है, तो लिख पाओगे क्या कभी भी। यस सर। तो इसलिए ये सब चीज ध्यान रखना है कि NO2 जो गैस होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, वो कौन से कलर का गैस होता है, रेडिश ब्राउन कलर का गैस, ठीक है। तो जहां भी तुमको अगर दिया है कि रेडिश ब्राउन या ब्राउन कलर का गैस निकल रहा है, तो कंफर्म हो जाओ कि वो कौन से गैस की बात कर रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और बोला जा रहा है कि दो गैस इवॉल्व हो रहा है, तो दो गैस इवॉल्व हो रहा है तो ऑब्वियसली एक कलरलेस होगा, दूसरा ब्राउन गैस है। तो अगर NO2 ब्राउन गैस इवॉल्व हो रहा है, तो उसके साथ साथ दूसरा गैस जो इवॉल्व होता है वो कौन सा गैस है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और येलो कलर का जो रेसिड्यू बोला जा रहा है, येलो कलर का जो सॉलिड सब्सटेंस बचा हुआ रहेगा, क्योंकि ये दोनों तो गैस हैं, ये दोनों तो निकल जाएगा बाहर, जो उस कंटेनर में या जो उस टेस्ट ट्यूब में बचा हुआ रहेगा, वो कौन सा सब्सटेंस बचा रहेगा, हमारा लीड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड, जो कि येलो कलर का रेसिड्यू के फॉर्म में बचा हुआ रहेगा, ठीक है। और PbNO3 होल ट्वाइस, ये हमारा जो सब्सटेंस था लेड नाइट्रेट, इसको हम लोग हीट कर रहे थे, ये हमारा हीटेड सब्सटेंस था। तो तुमको इस फॉर्म में पूरा इक्वेशन ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसलिए ये सब इंफॉर्मेशन जितना भी अभी लिखा रहे हैं, ये सब पता होना चाहिए तुमको। ये सब, यही सब इंफॉर्मेशन यूज करके बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ रहे हो बात। ऐसा नहीं तुमको देगा कि डायरेक्ट दे दिया और वर्ड में लिख दिया और इक्वेशन तुमको लिखना है, वैसा नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए तुम लोग को बता रहे हैं कि बोर्ड्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। और वे ऑफ राइटिंग, देखो क्वेश्चंस तो तुमको घुमा फिरा के यही सेम क्वेश्चन जो है अलग अलग स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं क्वेश्चन आंसर सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस को तुमको स्टेटमेंट चेंज करके वही सेम क्वेश्चन को डिफरेंट स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये सारा चीज मतलब सिलेबस तो सेम ही रहता है ना हर साल, तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो रिपीट होते ही हैं। बस जरूरी नहीं कि जैसा स्टेटमेंट लास्ट ईयर दिया वही सेम स्टेटमेंट यूज करेगा, उसको दूसरे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है। तो वो सब में कंफ्यूज मत होना। तो इसके लिए तुमको सारा इन्फॉर्मेशन पता रहना चाहिए, जितना चीज बता रहे हैं वो सारा चीज नोट करते जाओ।
समझ आ रहा है या नहीं सबको? स्पेशली जहां जहां कलर बता रहे हैं वो कलर सब एटलीस्ट रिमेम्बर करो, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो कलर सब याद रखना है पूरा। जैसे एक और एग्जांपल तुम लोग को बता रहे हैं, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का ही, FeSO4 एक सब्सटेंस है, FeSO4 सॉलिड के फॉर्म में। तो ये क्रिस्टल होता है, ये जो क्रिस्टल है FeSO4 का, ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है। समझ रहे हो बात? FeSO4 का कलर क्या होता है? Green. ग्रीन कलर का ये क्रिस्टल्स तुमको मिलेगा, और इस ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स को जैसे ही हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, ग्रीन कलर के क्रिस्टल को हीट करते हैं तो देखोगे एक Fe2O3 का Fe2O3 एक कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। Fe2O3 जो होता है ये ब्राउन कलर का कंपाउंड है, ठीक है, ये सॉलिड मिलेगा। और यहाँ भी दो गैसेस इवॉल्व हो रहे हैं, दो गैसेस इवॉल्व हो रहे हैं। कौन कौन से दो गैस इवॉल्व होते हैं? तो दो पंजेंट स्मेलिंग, इसमें ऐसे दिया जाता है एक वर्ड के फॉर्म में कि टू पंजेंट स्मेलिंग गैसेस आर इवॉल्व। तो पंजेंट स्मेलिंग गैसेस कौन कौन से होते हैं? एक SO2 गैस इवॉल्व होता है और दूसरा SO3 गैस। तो यहाँ पे दो गैसेस इवॉल्व होते हैं, ये ध्यान रखना है। पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करो तुम लोग, फिर हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ये FeSO4 जो है ग्रीन कलर का क्रिस्टल है, तो इसका नेम क्या है? ये कंपाउंड कौन सा है? फेरस सल्फेट। क्या बोला जाता है इसको? FeSO4 को फेरस और फेरिक में तुम लोग को डिफरेंस पता है क्या? हेलो, Yes, sir. क्या होता है डिफरेंस? फेरस सल्फेट यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं हम लोग? और ये जो कंपाउंड है ये हमारा फेरिक ऑक्साइड है। अब इन दोनों में डिफरेंस बताओ। फेरस, यहाँ पे फेरस क्यों यूज किया, यहाँ पे फेरिक क्यों यूज किया? बोलो, एनी आइडिया? किसी को भी आता है तो बताओ, ये सब चीज तो पता होना चाहिए। दोनों का वैलेंसी अलग है। हाँ, वैलेंसी अलग होता है। तो कौन से वाले को? देखो, आयरन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, एक +2 भी होता है और एक +3 भी होता है। तो +2 वाला जो वैलेंसी होगा ना, उसको हम लोग फेरस बोलते हैं। कहीं पे भी Fe2+ अगर तुमको दिखेगा तो Fe2+ वाले जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? फेरस। और दूसरा आयरन का वैलेंसी होता है Fe3+। Fe3+ वाला क्या कहलाता है? फेरिक। समझ आ गया सबको? Yes, sir. आ रहा है या नहीं? रिस्पॉन्ड करो तुम लोग, कोई कुछ Yes, बोलते ही नहीं sir. है। Yes, sir. आ रहा है सर। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, FeSO4 में आयरन का वैलेंसी क्या है? +2 है, क्योंकि सल्फेट का तो 2- होता है, तो ये फेरस सल्फेट है। और Fe2O3 में ये फेरिक है, क्योंकि Fe का वैलेंसी यहाँ पे 3 है। वैलेंसी इंटरचेंज होता है ना, ऑक्सीजन के ऊपर O2- ऑक्साइड है तो, और Fe के ऊपर +3 होगा, तभी तो इंटरचेंज करके Fe2O3 बना है। ठीक है, तो ये हो गया फेरस और फेरिक के बीच का डिफरेंस। तो ये फेरस सल्फेट है और ये फेरिक ऑक्साइड है। फेरस सल्फेट का जो कलर होता है ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल है, ग्रीन क्रिस्टल्स। तो ऐसा क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा कि when green crystals of a substance is heated, ठीक है, it produces a brown residue। ब्राउन रेसिड्यू है हमारा Fe2O3 का, तो ब्राउन रेसिड्यू फॉर्म करेगा and two pungent smelling gases are evolved। represent the following process in the form of chemical equation। ठीक है, और आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हीटेड। तो ये तुमको इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर तुमको पता ही नहीं है कौन सा ग्रीन क्रिस्टल होता है, कौन से दो पंजेंट स्मेलिंग गैसेस इवॉल्व होते हैं, तो ये सब तुमको इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगा, तो क्वेश्चन बना पाओगे क्या? लिख पाओगे इक्वेशन? No, sir. No, नहीं। sir. तो इसलिए ये सब चीज तुमको, जितना भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं, ये सब याद रहना चाहिए। तो FeSO4 ये जो सब्सटेंस है फेरस सल्फेट, ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है। इसको जैसे ही हीट करेंगे Fe2O3 बनाएगा। ये ब्राउन कलर का रेसिड्यू है, ठीक है, Fe2O3 का ब्राउनिश रेसिड्यू मिलता है। और दो जो गैसेस है हमारा ब्राउन रेसिड्यू,
और दो गैसेस इवॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, SO2 और SO3। ये है पंजेंट स्मेलिंग गैसेस, ठीक है, पंजेंट स्मेलिंग गैसेस। पंजेंट मतलब समझते हो? पंजेंट का मतलब क्या हुआ? पंजेंट स्मेल सर बैड किस स्मेल। टाइप? बैड स्मेल हो गया, मतलब बैड स्मेल में भी जिसमें घुटन टाइप का फीलिंग आता है, सफोकेशन टाइप का, समझ रहे हो ना? यस। तो उस टाइप का स्मेल को हम लोग बोलते हैं पंजेंट स्मेलिंग गैसेस, ठीक है। तो दो दो गैसेस इवॉल्व होते हैं, दोनों पंजेंट स्मेल होता है। एक SO2 है जिसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं हम लोग, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और एक SO3 गैस है, ये कौन सा गैस है? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये दो गैसेस होते हैं पंजेंट स्मेलिंग, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक सर है। पंजेंट मतलब बताए तो अभी, सफोकेटिव टाइप का स्मेल नहीं आएगा, घुटन टाइप का, ठीक है, लगेगा सफोकेशन आ रहा है, समझ रहा हो ना? उस टाइप का स्मेल रहेगा, सफोकेटिंग नेचर का स्मेल, ठीक है। हेलो, Yes, sir. यस सर। यस चल सर। जी तो इसको लिख लो जल्दी से, पहले इसको बैलेंस करो, तुम लोग बैलेंस किए हो? सर 2 Yes. FeSO4 बस। 2 FeSO4 आ गया, और कुछ नहीं? नो No, सर। हम्म, चलो तो हो गया ये बैलेंस्ड। ये जितने भी केसेस अभी हम लोग देख रहे थे, ये सारा थर्मल डिकम्पोजिशन वाला केस था, ठीक है। मतलब जहां पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो रहा है, तुमको हीट करने पे डिकम्पोजिशन, ये सारे डिकम्पोजिशन ही है ना, देख रहे हो, सिंगल सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं तो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो सारा थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एग्जांपल बताए ना अभी। यस, यस चलो सर। तो सबसे पहला हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन को, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो पहला हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा जो डिकम्पोजिशन का टाइप होता है सेकंड, वो कौन सा डिकम्पोजिशन होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, यहाँ पे जो ब्रेक डाउन करेंगे ना, वो इलेक्ट्रिसिटी पास करके ब्रेक डाउन किया जाता है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिएक्शंस इन विच, जल्दी जल्दी लिख लो इसको, रिएक्शंस इन विच कंपाउंड्स decompose into simpler compounds due to passage of electric current, are known as electrolytic decomposition reactions। समझ आ गया? इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, ये सब पढ़ोगे डिटेल में। जैसे इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल जो होता है ना, वाटर का है। वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, H2O, वाटर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तो क्या होगा बताओ? वाटर का ब्रेकडाउन होता है, और वाटर का ब्रेकडाउन होने पे क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे दो गैसेस इवॉल्व हो रहा है, एक हाइड्रोजन गैस और दूसरा ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो 2H2 प्लस O2। अब यहाँ पे ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी करते हैं ना, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में इसका सेटअप होता है, जैसे इस टाइप का सेटअप होता है, यहाँ पे देखोगे। चलो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में, ये हमको बोल देना, पहले एग्जांपल ये लिख लो बस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसमें डिटेल में करेंगे। तो ये एग्जांपल लिखो, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं?
नहीं है अभी, आगे यहाँ पे 2H2O लगाना होगा। अब हो गया बैलेंस, देखो तो। Yes, sir. चलो, तो सेकंड हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक और डिकम्पोजिशन होता है तीसरा, ये बताओ तीसरा कौन सा होगा? Photolysis decomposition. फोटोलाइसिस बोलते हैं, या फिर इसमें देखोगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है इसको। इसमें क्या होता है बताओ, किसके प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा? Light. सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन इसका लिख सकते हैं, ठीक है, लिखो जल्दी से। रिएक्शंस इन विच a compound decomposes because of, रीजन क्या होता है किसके प्रेजेंस में? Light. Sunlight. are known as फोटोलाइसिस। ठीक है, इसको फोटोलाइसिस बोलते हैं हम लोग। तो इसका एग्जांपल बताओ। इसमें एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे AgCl है, ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो इस व्हाइट कलर के सब्सटेंस को बोला जाता है, जब सनलाइट में हम लोग रखेंगे तो ये क्या करेगा, एक ग्रे कलर का, हाँ एक ग्रे कलर का रेसिड्यू मिलेगा हमको, जो Ag का होगा, सिल्वर का रेसिड्यू। और यहाँ पे जो क्लोरीन गैस है ना, ये बाहर निकल जाता है। तो Cl2 गैस जो है ये डिकम्पोज हो गया ना, जैसे ही हम लोग इसको सनलाइट में रखे, सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो गया और डायरेक्ट हमको सिल्वर मिल जाता है। तो ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये ग्रे कलर के Ag में, ग्रे कलर का हमको डिपॉजिट मिल जाएगा और क्लोरीन गैस जो है यहाँ पे गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तब इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 पुट कर दिए हम लोग, 2AgCl हो गया, यहाँ पे 2Ag हो गया और Cl2 बैलेंस है ऑलरेडी। ये 2 है, यहाँ पे हो गया ना बैलेंस। Yes, sir. Yes. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे AgCl का ऐसे भी पूछा जाता है कि ये सब्सटेंस जो है ना, ये कहाँ पे यूज किया जाता है? फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, फोटोग्राफिक प्लेट्स में। समझ रहे हो, ये AgCl जो है सिल्वर क्लोराइड, ये कहाँ पे यूज किया जाता है? फोटोग्राफिक प्लेट्स। फोटोग्राफिक प्लेट्स होता है ना जिसपे फोटो निकलता है, वो जो नेगेटिव्स देखे हो Yes, sir. कैमरा का, जो वो नेगेटिव्स होता है जिसको बाद में प्रिंट किया जाता है, तो वो नेगेटिव्स उसको फोटोग्राफिक प्लेट्स बोलते हैं। तो वो एक्चुअली जो है AgCl का कोटिंग रहता है उसके ऊपर, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर सिल्वर क्लोराइड का कोटिंग डेवलप कराया जाता है। तो ये यूज है AgCl का, एप्लीकेशन है, कहाँ पे AgCl को यूज किया जाता है। तो फोटोग्राफिक प्लेट्स में AgCl का कोटिंग कराया जाता है। तो AgCl को जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में हीट करोगे या रखोगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो एक ग्रे कलर का रेसिड्यू बचता है। वो ग्रे कलर का रेसिड्यू किसकी वजह से आता है? सिल्वर मेटल की वजह से। समझ आ रहा है? Yes, sir. चलो, Yes, sir. ये 3 टाइप के हो गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग देखे थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा हम लोग देखे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा डिकम्पोजिशन कौन सा देखे हम लोग? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तीनों क्लियर है? और सबका एक एक एग्जाम्पल एटलीस्ट याद रखना, एग्जाम में तुमसे एक एक एग्जाम्पल मिनिमम पूछा जाएगा तीनों टाइप के, ठीक है। तो एक एक एग्जाम्पल एटलीस्ट सबका तुमको हर एक टाइप का याद रखना है। अब बाकी वर्ड के फॉर्म में तो पूछा ही जा सकता है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम वो जो है इलेक्ट्रोलाइसिस वाले को डिटेल में करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, वो कैसे होता है एक्चुअली। इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली कैथोड एनोड होता है, तो वो सब चीज एक्सप्लेन करेंगे। कहाँ पे कौन सा गैस कैथोड पे इवॉल्व होता है, कौन सा गैस एनोड पे इवॉल्व होता है, वो सारा चीज बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इतना तुम लोग पढ़ के रखना एक बार, तुम लोग वो ले ही लेना, ठीक है। बुक प्रीवियस वो क्वेश्चन बैंक टाइप का आता है, साइंस का पूरा, साइंस का एक ही में रहेगा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सारा एक ही में रहेगा।
और उसमें चैप्टर वाइज तुम लोग का दिया रहता है, देखे हो या नहीं तुम लोग? देखते हैं। तो वो ले लेना, किसी एक पब्लिकेशन का तुम लोग ले लेना। ऐसे तो कल से लॉकडाउन लग रहा है, पता नहीं दुकान तो बंद ही रहेगा, Yes, sir. तब तो नहीं ले पाओगे। ऑनलाइन ये Sir, डाउनलोड कर लो। online. डाउनलोड करोगे, देखो पीडीएफ मिलता है तो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। पीडीएफ में ऑनलाइन ऑनलाइन ऑर्डर कर लोगे, ठीक है। जहाँ जहाँ से भी पॉसिबिलिटी हो देख लो, अगर मिलता है तो ले लेना, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि उससे साथ साथ जो जो चैप्टर चल रहा है उसका साथ साथ बोर्ड के पैटर्न वाले भी क्वेश्चन साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाएंगे तुम्हारा, ठीक है, वो सब चीज सही रहेगा। चलो, कोई डाउट है किसी को? जितना बताए हैं, No, sir. कुछ पूछना है? एक बार तुम लोग याद कर लेना एटलीस्ट, जो जो कलर वाला चीज सब बताए हैं ना, या गैस का कौन सा कलर होता है, सब्सटेंस का कौन सा कलर होता है, वो सब याद रहना चाहिए। वो सब चीज याद नहीं रहेगा, रिएक्शंस याद नहीं रहेगा, तो फिर नहीं कर पाओगे बोर्ड्स में, ठीक है। इसलिए वो सब चीज प्रैक्टिस कर लेना। जिसको रिएक्शंस याद नहीं हो रहा है उसको लिख लिख के याद करो, एटलीस्ट 3 4 5 बार लिखोगे, अपने आप याद हो जाएगा। सुन रहे हो या नहीं? ऐसा नहीं कि एक Yes, बार sir. देख के छोड़ देना। जिसको याद नहीं हो रहा है एक बार में देखने से, वो लिख लिख के याद करो। 3 4 5 बार अगर लिखोगे किसी भी सेम रिएक्शन को तो अपने आप याद रहेगा वो, ठीक है। चलो, और कुछ पूछना है? नो कुछ सर। पूछ, कोई डाउट किसी को? No, sir. नहीं। चलो फिर तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे, ठीक है। समझ आया कि नहीं सबको? Yes, आ sir. गया। Yes, sir. चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं, ठीक है। एंड कर रहे हैं। पीडीएफ सेंड करना है या लिख ली हो तुम लोग? सेंड कर दीजिए। Let me. सेंड कर दीजिएगा सर। चलो ठीक है।